अस्थमा रोगी को असल में किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि वो अपने अस्थमेटिक अटैक से बच सके और साथ ही साथ अपनी अस्थमा की समस्या पर कंट्रोल कर सके। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे एक अस्थमेटिक पेशेंट के लिए डाइट की इंपॉर्टेंस को। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अस्थमा जो समस्या है वो है क्या, होती क्यों है और उसमें क्या दिक्कत आ रही होती है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से जितनी भी समस्याएं होती है यानी सांस लेने में दिक्कत, छाती में जकड़न महसूस होना, सांस जल्दी से चलते रहना, छाती में से विस्लिंग साउंड आना, सी सी की आवाज़ आना, ये सब क्यों होता है और आखिरकार ये अस्थमा की समस्या होती ही क्यों है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को लगातार कफ बना रहता है काफ़ी समय के लिए, वो दवा लेता है, थोड़ा सा आराम मिलता है और उसके बाद फिर वो दोबारा कफ बना रहता है, कफ बनना जारी रहता है बिना ठीक हुए, तो ये शुरुआत होती है अस्थमा की। धीरे धीरे हम लोग इसे नहीं समझ पाते हैं और समय के साथ साथ अस्थमा के शिकार हो जाते हैं। अस्थमा में अक्सर पेशेंट को दिक्कत आती है सांस लेने में, उसकी सांस बहुत जल्दी जल्दी चल रही होती है। ऐसा होता क्यों है, पहले इसको समझते हैं। हमारा एक्चुअली जो शरीर है, इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी सांस लेने वाला जो अंग है, जिसमें फेफड़े, ब्रोंकाइज, ब्रोंकी होल्स, जो ये सब हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। इसको समझना बड़ा आसान है। आपने पेड़ देखा है, आप उस पेड़ को उल्टा कर दीजिए, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हम इंसानों का। यानी ये जो गला है, जो विंड पाइप है, ये पेड़ के उस तने की तरह हो जाती है और उसके बाद जो उसकी ब्रांचेस होती हैं वो हमारे दोनों लंग्स हो गए। जब हम सांस लेते हैं तो इस विंड पाइप से होती हुई वो सांस हमारे अंदर ब्रोंकाइज और ब्रोंकी होल्स में जाती है। उन ब्रोंकी होल्स के कॉर्नर पे एक आप कुछ ऐसा एज्यूम करें जैसे बलून टाइप का लगा होता है, जो सांस लेने की वजह से, यानी जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो फूलती हैं और उसके बाद जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो वापस कंप्रेस हो जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस में असल में होता क्या है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में मिक्स होती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है और वो हम बाहर निकालते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। इवन जिन लोगों को अस्थमा की समस्या होती है उनका भी यही प्रोसेस चल रहा होता है, बस इस प्रोसेस में रुकावट आ जाती है। अब वो रुकावट क्या आती है ये समझते हैं। असल में हम जहां पर रहते हैं वहां पर पॉल्यूशन बहुत है, ये हम सब जानते हैं। इस पॉल्यूशन के साथ साथ जब भी घर में झाड़ू लगती है या मान लीजिए बहुत ज़ोर से हवा चल रही है तो मिट्टी साथ में उड़ती है, और अगर आपके घर के आसपास या आपके एरिया में कोई फैक्ट्री वगैरह है तो उससे निकलने वाला जो धुआं है उसमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। और जब ऐसे एलिमेंट्स हमारी सांस के द्वारा, जब हम सांस ले रहे होते हैं, जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं, जो एक गार्ड की तरह काम करता है। जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को पता लगता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पार्टिकल आ गए हैं, कुछ ऐसे फॉरेन एलिमेंट्स आ गए हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यानी हमारा गार्ड उसको रोकता है। अब वो रोकेगा कैसे, वो इंसान नहीं है जो उसको पकड़ लेगा, तो वो क्या करता है, वो हमारी जो ब्रोंकाइज होती है, ब्रोंकी होल्स होती हैं, उनमें कुछ फंक्शन स्टार्ट करता है। क्या फंक्शन स्टार्ट करता है ये समझिए। अब आप इसको ऐसे समझे जैसे पाइप होता है ना घर में, जो पानी वाला पाइप है, इसी तरीके की हमारी ये नलियां होती हैं जिसमें से हम सांस लेते हैं, जिसे हम ब्रोंकाइज, ब्रोंकी होल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पेड़ की तने जैसी होती हैं, ये कुछ इस तरीके से होती है। हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, आराम से आ जा रही है। लेकिन जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा लगा कि कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया जिसे रोकना है, तो इसके अंदर लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, म्यूकस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। यानी आप ऐसा मानिए जैसे बलगम हमारे इन ब्रोंकाइज में, ब्रोंकी होल्स में बनना शुरू हो जाता है, इस विंड पाइप में बनना शुरू हो जाता है, ताकि वो जो एलिमेंट्स गए हैं वो हमारे लंग्स तक ना पहुंचे, उसको पहले ही विंड पाइप में रोक दिया जाए। साथ ही साथ जो हमारे ये जो विंड पाइप है, इसके अंदर जो लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी जो लेयर है वो सूज जाती है, फूल जाती है। सूजन को हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। तो मान लीजिए जब कोई नस है, अभी वो ऐसी है, नॉर्मल रूप है, जैसी वो फूली तो उसकी जगह कम हो जाएगी, साथ में म्यूकस आ गया उसके अंदर, तो इसकी वजह से जो
जगह रह जाती है सांस लेने की वो बहुत पतली रह जाती है। इसी की वजह से, इसी के कारण जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये हमने क्या समझा कि अस्थमा में क्या समस्या होती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि ये जो समस्या है ये समय समय के साथ एकदम से बढ़ जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई भी ऐसा एलिमेंट लेंगे या उसे कंज्यूम करेंगे या सांस के द्वारा जब वो हमारे शरीर में जाएगा, जो हमारे अस्थमा को ट्रिगर करता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को दोबारा ये एहसास दिलाता है कि ये फॉरेन एजेंट है, इसको अंदर नहीं जाना है, इसको रोकना है, तो हमारा अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। यानी ये सारा प्रोसेस और तेजी से होना शुरू हो जाता है, जहां पर सांस चढ़ने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है, आराम से एक व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, वो मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश करता है क्योंकि म्यूकस आ जाता है, साथ में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। तो यहां पर एक अस्थमैटिक पेशेंट को क्या ध्यान रखना है कि जो वो डाइट ले रहा है वो ऐसी होनी चाहिए जो उसके अस्थमा को ट्रिगर ना करे। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी डाइट है, वो कौन सी फूड आइटम्स हैं जिससे अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। तो चलिए इसको भी जानते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अस्थमा को ट्रिगर करने वाले अगर हम फूड आइटम्स की बात करते हैं तो चावल उसमें एक अहम किरदार निभाता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं जितनी भी ठंडी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं। इसके साथ साथ स्पाइसी और ऑयली फूड तो बहुत ही खतरनाक होता है नॉर्मल लाइफ में भी और एक अस्थमैटिक पेशेंट के लिए भी। तो आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना है। साथ ही साथ अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो भी हमारी पैक्ड आइटम्स होती हैं, चाहे फिर वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे फिर वो कोई चिप्स हो, चिप्स का पैकेट हो, टोस्ट हो, बर्गर हो, या कुछ भी ऐसा आइटम जो पैक्ड है, आप उसको अवॉइड करें। रीजन, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। हो सकता है कोई भी उनमें से केमिकल आपके अस्थमा को ट्रिगर कर दे। इसीलिए अस्थमैटिक पेशेंट को खट्टी चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करनी है। तो जो हमने बात की, खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, चावल जैसी, और साथ में दही या आपकी चटनी, ये सब आपको अवॉइड करना है। पैक्ड फूड आपको अवॉइड करना है। आपको हाइजीन बरतनी है, जहां पर ज्यादा डस्ट वगैरह हो उससे दूर रहना है। और अगर आप घर पर डस्टिंग वगैरह करते हैं तो अपने फेस को अच्छे से कवर करें, उसके बाद करें, या इवन वो डस्टिंग अवॉइड करें क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल भी आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके के खाने को एक अस्थमैटिक पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप इसके ट्रीटमेंट से जुड़ा कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।